तो अब तक हम लोग 1 जनवरी से शुरू करके 30 अप्रैल तक का सारा करंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे का जो करंट बचा हुआ है उसको भी जल्दी हम लोग पूरा कर लेंगे। चलिए, ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर खुनइंग पटामा किस देश की हैं? ये हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष बनाया गया है किसको? खुनइंग पटामा को बनाया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये किस देश की हैं? ये प्रश्न पूछा गया था हाल ही में। तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, खुनइंग पटामा कहाँ से हैं? तो ये थाईलैंड से हैं। थाईलैंड की जो खुनइंग पटामा हैं ये बन गई हैं विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? और विश्व बैडमिंटन महासंघ और भारतीय बैडमिंटन महासंघ दोनों की स्थापना एक ही साल हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के बारे में। तो स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है कब? 1934 में। दोनों सेम है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हेमंत विश्व शर्मा, जो कि कहाँ के हैं? असम के मुख्यमंत्री हैं। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खासतौर से खुनइंग पटामा जो हैं थाईलैंड के, ये भी याद रखिएगा। हमारी जो 72वीं मिस वर्ल्ड बनी हैं, क्या नाम है उनका? ओपल सुचाता, ये भी थाईलैंड से ही हैं। तो थाईलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। यह मिशन कब शुरू हुआ था? 2022 में यह मिशन स्टार्ट किया गया था। तो 2022-23 के बीच भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। मिशन अमृत सरोवर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए 2022 में स्टार्ट किया गया था। तो मिशन अमृत सरोवर ये कब शुरू हुआ था? 2022 में। अगला देखिए, सैटेलाइट बस एज ए सर्विस यानी कि SBAAS पहल ये शुरू की गई है इन स्पेस के द्वारा, INSPAC के द्वारा। इसका फुल फॉर्म ही है IN स्टैंड फॉर इंडिया, स्पेस मतलब स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 2020 में। मुख्यालय आपको मिलेगा गुजरात के अहमदाबाद में। मई 2025 में हार्वर्ड में AI फॉर गुड हैकथॉन में किस भारतीय AI परियोजना में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हार्वर्ड में AI फॉर गुड हैकथॉन में किस भारतीय AI परियोजना ने पहला पुरस्कार जीता है? तो मेघा। नाम क्या है? मेघा मतलब मेघालय से संबंधित है ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, मेघा AI प्रोजेक्ट ने हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा आयोजित केनेडी AI फॉर गुड हैकथॉन में पहला पुरस्कार जीत लिया है। मेघा का जो संबंध है मेघालय से है। मेघालय E-गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंस, यह एक वॉइस बेस्ड AI है। ये किताब भी इंपॉर्टेंट है, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। ये किताब लिखी गई है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा। रामानुजन जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है? ये प्रतिवर्ष होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 5वां स्थान है। मतलब सेना पर खर्च के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सेना पर खर्च करने वाले देश हैं, टॉप पर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर जर्मनी है, फिर भारत है। ठीक है, तो ये 5 देश हैं जो कि अपनी सेनाओं पर खूब खर्च करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना, यहाँ पर वायुसेना हो या फिर जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुखों के नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं, नर्मदेश्वर तिवारी हैं। नर्मदेश्वर तिवारी कौन है? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। तो प्रमुख का नाम बताओ। हमारी जो भारतीय वायुसेना है उसके प्रमुख कौन है? बताओ। चलो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये तस्वीर देखिए, ये कौन है? ये हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, हमारी वायुसेना के उप प्रमुख। जबकि हमारे जो वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह हैं। ठीक है, याद हो गया।
अमरप्रीत सिंह ये प्रमुख हैं, यानी कि मुख्य वायुसेना अध्यक्ष, और ये उप अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। वायुसेना दिवस होता है प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को। अब यहाँ पर सेनाओं के बारे में बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो थल सेना है उसके प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, और थल सेना के जो उप प्रमुख हैं वो हैं राजा सुब्रमणी, उपेंद्र द्विवेदी और राजा सुब्रमणी। जबकि जो जल सेना है उसके वाइस चीफ हैं कृष्णा स्वामीनाथन, और प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आर हरि कुमार ये रिटायर हो चुके हैं कब? ये 30 अप्रैल 2024 को रिटायर भी हो चुके हैं, 30 अप्रैल 2024 को। तो इसके बाद आर हरि कुमार के जो सक्सेसर हैं उनके बाद कौन आए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये वर्तमान में हमारे इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, 30 अप्रैल 2024 से हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, कहाँ पर? मुंबई में। अब ये वेव्स क्या है? वेव्स मतलब वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स एंड एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन वेव्स के नाम से हुआ है, कहाँ पर? मुंबई में हुआ है। और नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुइपर को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट कुइपर किसका है? तो यह अमेजॉन का है, और इसने एक साथ 27 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अमेरिका में है। तो प्रोजेक्ट कुइपर अगर पूछा गया तो ध्यान देना कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेजन के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस होता है प्रतिवर्ष 1 मई को, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो 20वां एशियाई खेल है, 20वें एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट को 20वें एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार 20वें एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट किसको शामिल किया गया है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। ठीक है, इसका जो 19वां संस्करण था 2022 में हुआ था, चीन के हांगझाओ में हुआ था, और इसमें चीन पहले स्थान पर था। अब ये 20वां संस्करण होगा 2026 में, कहाँ पर होगा? जापान में होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके एशियन गेम होंगे तो इसमें अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट भी शामिल होगा, और ये कब होंगे? तो नेक्स्ट ईयर होंगे 2026 में। कहाँ पर होंगे? तो जापान में होंगे, याद रखिएगा। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो अगर ऑपरेशन हॉक पूछ दिया जाए कि ऑपरेशन हॉक का संबंध किससे है, तो यह सीबीआई ने चलाया था ऑपरेशन हॉक। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। ऑपरेशन टिक्का भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन टिक्का को स्टार्ट किया गया था। और हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी जॉर्डन अम्मान में। इसका आयोजन किया गया था। यह क्या था? यह एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, जिसमें 17 साल और 15 साल या इससे कम वर्ग के जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं, मुक्केबाज। आप इसका ये जो आयोजन था यह 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चला था। भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 मेडल जीता है, जिसमें 15 स्वर्ण है। प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? एग्जाम में अक्सर आता है पोर्टलों के बारे में। तो प्रवाह पोर्टल का संबंध जो है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों, वित्तीय बैंकों, दूसरी रेगुलेटरी संस्थाओं को 1 मई से प्राधिकरण, लाइसेंस, अनुमोदन आदि के लिए इसे तैयार किया है। प्रवाह का मतलब प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एंड एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। 28 मई 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। एक्सियोम मिशन के बारे में आप जानते होंगे। एक्सियोम मिशन के बारे में इस पर एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोडेड है। तो ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इंडिया पोस्ट के द्वारा। ज्ञान पोस्ट योजना, यह योजना किसने शुरू की है? इंडिया पोस्ट ने इसे स्टार्ट किया है। क्यों? देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने के लिए।
ये देखिए बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, कारण ये है कि आपके लिए अप्रैल मई का जो करंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मार्च अप्रैल मई तीनों का करंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अप्रैल मई को ठीक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। हाल ही में भारतीय सेना के उत्तरी कमान का जनरल कमांडिंग भारतीय सेना के उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है? तो उत्तरी कमान का कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है किसको? प्रतीक शर्मा को बनाया गया है। ये एमबी सुचेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना था, तो इसके बाद उत्तरी कमान की स्थापना की थी। तो उत्तरी कमान कब बना था? 1971 में। हालांकि इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी। ये 1800 लिख दिया किसने? तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। बता दें आपको कि उत्तरी कमान जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सीमा रक्षा करने, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के समीपवर्ती हिस्सों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, और यह चीन के साथ सीमा पर लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन भी है। तो सियाचिन भी उत्तरी कमान के अंतर्गत ही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, ये भी उत्तरी कमान ही संभालता है। भारतीय सेना में 6 ऑपरेशनल कमान हैं, तो इनके नाम इस प्रकार से हैं। एक है हमारा मध्य कमान, मुख्यालय लखनऊ में है। पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा में है। दक्षिण पश्चिमी कमान इसका मुख्यालय जयपुर में है। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। दक्षिणी कमान मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। और एक और है प्रशिक्षण कमान, इसका मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में है। सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। आखिरी बार यह जनगणना हुई थी कब? 1931 में हुई थी। विश्व ट्यूना दिवस, ट्यूना क्या है? ये एक मछली है जिसे प्रतिवर्ष 2 मई को मनाया जाता है, ट्यूना मछली का संरक्षण दिवस के रूप में विश्व ट्यूना दिवस। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो दिव्या शर्मा जी का नाम याद रखना। दिव्या शर्मा ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। क्या नाम है? दिव्या शर्मा। तो नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है दिव्या शर्मा। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और देखो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंझाम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हमारे पीएम के द्वारा पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, नाम है विजिंझाम, का उद्घाटन किया गया है केरल में 2 मई 2025 को। केरल के तिरुवनंतपुरम में यह पोर्ट 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बना है। क्या नाम है? विजिंझाम। तो अगर एग्जाम में आ गया कि विजिंझाम नामक जो पोर्ट है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना विजिंझाम यह केरल में स्थित है। ठीक है। हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल को स्टार्ट किया गया है FAO के द्वारा। एम फॉर नेचर ये पहल है, FAO ने इसे स्टार्ट किया है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक 30% तक खराब हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की दिशा में देश की प्रगति को ट्रैक करने में मदद करना। यूके में इसे फंड दे रहा है। कितना दे रहा है यूके? 7 मिलियन पाउंड। तो FAO एम फॉर नेचर पहल किसने शुरू किया है? FAO के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। कई बार ये पूछ लेता है कि FAO का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान देना कि FAO जो मिलेगा आपको रोम इटली में, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 9 फीट ऊंची है यह बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमा है। इसका अनावरण किया गया है जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म बोडो समुदाय के एक सम्मानित नेता थे। बोडोफा का अर्थ क्या होता है? बोडो का पिता। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम चेतावनी जारी की है? तो कौन सा राज्य है जिसने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश ने। उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण में सुधार या भूमि अतिक्रमण
वनों की कटाई और वन क्षेत्र में अन्य परिवर्तनों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा, एआई और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करता है। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की जो सबसे उम्रदराज महिला हैं इनाह कैनाबारो, इनका निधन हो गया है। इनाह कैनाबारो कहाँ की हैं? तो ये ब्राज़ील की एक नन थी जो कि 116 वर्ष की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अक्सर यूपीपीएससी क्या करता है कि वो जो देश होते हैं उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मिलान करने के लिए दे देता है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो जिन जिन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए हैं भारत, तो उनके नाम तो आपको पता ही हो। जैसे कि बात करें तो भारत सरकार ने अंगोला देश को उसके रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए कुल मिला के $200 मिलियन दिए हैं। $200 मिलियन अंगोला। तो अंगोला के राष्ट्रपति जोजाओ मैनुअल गोंजाल्विस, नाम याद रखिएगा, जोजाओ मैनुअल गोंजाल्विस, ये आए थे हाल ही में भारत की यात्रा पर मई के महीने में। जोजाओ मैनुअल गोंजाल्विस कौन है? ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं। तो अंगोला को भारत ने उसकी सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए कितना पैसा दिया है? $200 मिलियन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है? जोजाओ मैनुअल गोंजाल्विस, भारत की यात्रा पर आए थे। 38 साल बाद कोई अंगोलियन राष्ट्रपति भारत आया था। तो अंगोला ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश का 123वां देश बना है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत किस स्थान पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने में भारत जो है चौथे स्थान पर है। ठीक है। इसको जारी किया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। बताया गया है कि पूरी दुनिया में 117 गीगावाट नई विंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी गई है, जिसमें कुल क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? 1136 गीगावाट हो गई है। ठीक है। तो भारत में अगर कोई पूछे कि जो हमारी पवन ऊर्जा क्षमता है कितनी है, तो भैया देखो पूरी दुनिया में 117 गीगावाट नई विंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी गई है और कुल क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो पूरी दुनिया की क्षमता हो गई 1136 गीगावाट। और अगर हम बात करें भारत के बारे में तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर प्रश्न ये आ जाएगा कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कई बार इसका उत्तर ना लोग तमिलनाडु बताते हैं। तमिलनाडु ही की शायद किताबों में भी आपको मिले। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें 2025 में, तो पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है 2025 में तमिलनाडु नहीं है बल्कि गुजरात है। तो गुजरात पर टिक करना। ठीक है। इसके अलावा और कुछ टिक मत करना। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सत्र 2025-26 के लिए गन्ने की FRP में, ये जो पॉइंट में और जो लाइन में आपको पढ़ा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। केंद्र सरकार द्वारा सत्र 2025-26 के लिए गन्ने की FRP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो बहुत ध्यान से रट लो इसको कि 2025-26 में गन्ने की जो FRP होती है, FRP में 4.41% की वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि हुई है? 4.41%। इस बढ़ोतरी के बाद गन्ने का प्रति क्विंटल कीमत 340 रुपए से बढ़कर कितना हो गया है? 355 रुपए हो गया है। बढ़ोतरी कितनी हुई है? 4.41%। ध्यान देना, CACP के बारे में जरूर ध्यान देना। CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइसेस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। तो CACP के द्वारा 22 फसलों की MSP और गन्ने की FRP, गन्ने की MSP नहीं होती है, गन्ने की क्या होती है? FRP होती है। तो 22 फसलों की MSP और गन्ने की FRP कौन तय करता है? CACP इसकी सिफारिश करता है। हालांकि ये मत कहना कि CACP तय करता है, तय CACP केवल सिफारिश करता है, तय करती है। अंतिम निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार लेती है। यानी कि MSP और FRP पर जो सिफारिश है कौन करता है? CACP करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइसेस। ये आता है किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो FRP का मतलब क्या होता है? अब MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। FRP का मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है। तो ये गन्ने के लिए तय किया जाता है। तो ध्यान देना। और आपको ये भी बता दें यहाँ पर
सारी बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमएसपी के बारे में आपने जान लिया। एमएसपी के अंतर्गत जो 22 फसलें आती हैं उसमें अन्न में गेहूं है, धान है, जौ है, रागी है, मक्का है, ज्वार है और बाजरा है। दालों में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर है। तिलहन में सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, रैपसीड, कुसुम और नाइजर है। वाणिज्यिक फसलों में खोपरा, नारियल, गन्ना, कपास और कच्चा जूट है। ये 22 फसलें हैं जिनकी एमएसपी तय होती है। और आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि एफआरपी केवल गन्ने के लिए होती है। तो एफआरपी में कितनी वृद्धि हुई है? 4.41%। और अब कितनी हो गई एफआरपी? एफआरपी के बाद प्रति क्विंटल गन्ना जो है कितने रुपए में बिकेगा? 355 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये बिकेगा। क्लियर हो रही बातें? भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक कहे जाने वाले डैश कौन से डॉक्टर थे जिनका निधन हो गया है? तो एंजियोप्लास्टी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल क्लरिकल का जी का निधन हो गया है। बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लेना चाहिए। 1986 में उन्होंने पहली एंजियोप्लास्टी की थी। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनको पद्मश्री मिला था सन 2000 में। बीसी राय पुरस्कार मिला था 1996 में। एशिया पैसिफिक सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के अध्यक्ष भी रहे थे 1995 से लेकर 1997 तक। अगला ध्यान देना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मई को। तो 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम क्या है? रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। 1991 में यूनेस्को के 26वें सत्र में विंडहाग डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस। ठीक है, ये देखिए आपका अब आ गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है। तो ध्यान देना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 191वें स्थान पर है। कौन जारी करता है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि क्या बता सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसमें भारत की रैंक क्या है? ये आप बताओ, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 151। ये भी याद रखना। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RWB के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर मिलेगा? तो पेरिस में मिलेगा। और भारत जो है 191वें स्थान पर है। पिछले साल 159वें स्थान पर था। जबकि बात करें तो सबसे स्वतंत्र प्रेस नॉर्वे का है, फिर एस्टोनिया का है, फिर नीदरलैंड का है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, भारत की पोजीशन याद रखना 151 है। पाकिस्तान और नीचे 158 पर है। नेपाल बढ़िया पोजीशन में 90। म्यांमार और नीचे 169। बांग्लादेश 149 पे है। खैर बांग्लादेश तो चौपटा नाश है। और श्रीलंका भी ऐसे ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दुबई में। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में आयोजित किया गया। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 13 से 15 मई 2025। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योर को शुरू किया गया है इंग्लैंड में। इसका नाम है प्रोजेक्ट सिक्योर। सी माने समुद्र, क्योर माने इलाज, समुद्र का इलाज। क्या होगा इसमें? तो प्रोजेक्ट सिक्योर का संबंध किससे है? इंग्लैंड ने स्टार्ट किया है। क्यों? समुद्री जल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ताकि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की क्षमता बढ़े, जो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एक तरीका है। तो प्रोजेक्ट सिक्योर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, समुद्री जल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने से संबंधित है। इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया है। हाल ही में IMF का फिस्कल मॉनिटरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन सा है? तो प्रश्न समझ लीजिए आप कि अब देखो यहाँ पर IMF, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसने जो फिस्कल मॉनिटरी रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश, मतलब सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश बन गया है सूडान। सूडान पर कर्जा बहुत है। फिर चीन है, चीन 21वें स्थान पर है। फिर भारत है 31वें स्थान पर। हालांकि सूडान की पोजीशन बहुत खराब है और उधार लेने में चाइना भी पीछे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। IMF की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश, मैंने आपको बताया था, सूडान टॉप पर है। ये जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते, लॉरेंस वोंग ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंगापुर के बने हैं, याद रखिएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के बारे में बात यहाँ पर हो रही है।
एडीबी की जो 58वीं वार्षिक बैठक हुई यह मिलान इटली में हुई थी। एडीबी के बारे में आप जानते ही होंगे। एडीबी के बारे में आपको पता ही है ना, एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। और 1966 में 1966 में जब एडीबी बना था तो इसमें मात्र 31 सदस्य थे। अभी बढ़कर कितने हो गए हैं? 69 हो गए हैं। ठीक है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला सफल परीक्षण किया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किया है। श्योपुर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। यह एयरशिप डीआरडीओ की आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। इस टेस्टिंग में एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंथनी अल्बानीज का नाम याद रखिए। एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के पीएम बन गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी अल्बानीज हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, पूरी कंप्लीट पीडीएफ, यानी कि जनवरी से लेकर 30 जून तक की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एक बार लेके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा। देखो, किताबों के बारे में ना बिल्कुल मत सोचा करो कि किताबें जो हैं वो महंगी हैं सस्ती हैं। किताबें आपका जीवन बनाने के लिए होती हैं, और जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे ले लिया करो। किताबों के बारे में बिल्कुल जो है हिचक मन में नहीं होनी चाहिए। सर्बिया के पीएम बन गए हैं ड्यूरो मैकूट, याद रखिएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इक्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए हैं डेनियल नोबोबो। ट्यूनीशिया के नए पीएम बने हैं सारा जाफरानी जेंजरी। नामीबिया की देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं नेटुम्बो नंदी नदैतवा। वानुआतू के नए पीएम जोथम नापत। आयरलैंड के पीएम बन गए हैं माइकल मार्टिन। बेल्जियम के पीएम बने हैं बार्ट डी वेपर। लेबनान के नए पीएम बने हैं नवाफ सलाम। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए पीएम बने कमला प्रसाद बिसेसर। और ग्रीस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस। नेक्स्ट, कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी। ऑस्ट्रिया के चांसलर बन गए हैं क्रिस्टिया स्टाकर। जर्मनी के चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। और हाल ही में भारत को हॉक आई 360 टेक्निक बेचने की मंजूरी दे दी गई है अमेरिका के द्वारा। अब ये हॉक आई 360 टेक्निक है, क्या है? तो यह जो तकनीकी है उसे निगरानी और सुरक्षा के लिए लिया जाएगा, जिससे भारत जो है भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगा। तो हॉक आई 360 टेक्निक को अमेरिका जो है देगा भारत को। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ पर? तो यूके में। यूके में जो महिला क्रिकेट होगा उसमें ट्रांसजेंडर नहीं खेलेंगे। और नेक्स्ट है आपका, ये देखिए आप, योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया 116 साल की दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम था इनाह कैनाबारो लुकास। ये ब्राजील की थी, उनका निधन हो गया है। लेकिन उनसे भी तो यहाँ पर उम्रदराज हैं। 128 साल के हमारे योग साधक बाबा शिवानंद, इनका भी डेथ हुआ है और उनके बाद हुआ है। यानी कि जो ब्राजील की 166 साल, 166, उनकी उम्र 116 ही साल थी। ठीक है, 160 नहीं, 116 ईयर, 116 साल की जो ब्राजील की नियम थी। अब वो 116 साल की थी, उनका हाल ही में निधन हुआ, और यहाँ पर उनके बाद मरे हैं 128 साल के बाबा शिवानंद। तो इस तरीके से इनका नाम क्यों नहीं आया पता नहीं, लेकिन ध्यान देना कि इनका भी निधन हो गया है। 2022 में इनको पद्मश्री से नवाजा भी गया था। योग साधक बाबा शिवानंद, मई 2025 में इनकी डेथ हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में, ध्यान देना क्योंकि यह फसलों की किस्मों जो फसलों की किस्में होती हैं उससे संबंधित है, और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इनके नाम रट लेना आप लोग। तो भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DDR100 कमला और पूसा DST1। क्या नाम है? कमला और पूसा DST1। ये जो दोनों किस्में हैं चावल की किस्में हैं, और इसको बनाया गया है ICAR के द्वारा। ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। मांगीलाल जाट वर्तमान में इसके हेड हैं। ध्यान देना कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है तो वर्तमान में फिलीपींस में स्थित है, और एडीबी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? फिलीपींस में ही है। जबकि भारत का जो चावल अनुसंधान केंद्र है यह कटक ओडिशा में स्थित है। अच्छा, ये बताओ कि पूरी दुनिया में जो आलू
का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है कहाँ पर स्थित है? और दक्षिण एशिया के लिए जो केंद्र बनाया गया है, भारत में ही एक केंद्र स्थापित किया गया है जो कि संपूर्ण दक्षिण एशिया का आलू अनुसंधान केंद्र होगा। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? ये 2 प्रश्न मैं आपको देता हूँ, कमेंट में देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देते हैं। हालांकि पहले कमेंट में मैं उत्तर भी दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में यमन देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीम सालेह बिन ब्रैक को। यमन देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सलीम सालेह बिन ब्रैक। ठीक है। मई 2025 पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो 7वां संस्करण। आपको पता है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण था, इसका आयोजन बिहार में किया गया था। और फिलहाल तो खेल पूरे हो चुके हैं और इसमें टॉप पर रहा है कौन? महाराष्ट्र रहा है टॉप पर। दूसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा है। तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा था। और ध्यान देना कि इसमें से 3 प्रतियोगिताएं ऐसी थी, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग। तो इनमें से 3 प्रतियोगिता, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग का आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, दिल्ली में किया गया था। शुभंकर का नाम था गजसिम्हा, ये याद रखिएगा। भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध का संबंध जो है यह चेनाब नदी से है। तो भारत ने हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में चेनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए हैं। तो चेनाब नदी पर ही 2 बांध हैं, एक तो आपका है सियाल और दूसरा है बगलिहार बांध। दोनों बांध जो है बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में चेनाब का पानी 22 फीट था, अब वहां पर केवल 7 फीट है। आपको याद होगा 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, आरबीएस का जो कंट्रोल था किसको मिला था? आरबीएस का कंट्रोल मिला था भारत को। और पाकिस्तान को 3 नदियों का कंट्रोल दिया गया था, सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब। लेकिन फिलहाल अब स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। हाल ही में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय मध्यस्थता संघ की स्थापना भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो देश का पहला यह एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क है जो कि कहां पर खोला गया है? छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ये खोला गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी, फिलहाल आपको बता दें कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यह तेलंगाना हैदराबाद में आयोजित की गई थी। और कौन चुनी गई हैं? मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं 72वीं ओपल सुजाता। कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14वां सुदीरमन कप का खिताब जीत लिया है किसने? चीन ने जीत लिया है। कई बार पूछा जाता है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान देना ये है आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो 7वां क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहां पर होगा 2025 में? तो ये होगा भारत में, 7वां संस्करण होगा। क्वाड देशों में भारत शामिल है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। क्वाड कब बना था? 2007 में बना था। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 आ गया ना आपका। अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि एसडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो कितनी है? 130 है। ठीक है। और मैंने आपसे पूछा था कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत का किस स्थान पर है, तो भारत 151 स्थान पर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करें अगर हम यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, भारत 130वें स्थान पर है। ठीक है। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है, हालांकि रिपोर्ट यूएनडीपी ने जारी की है 2023 के लिए, लेकिन रिपोर्ट आई है कब? 2025 में आई है। भारत रैंक कितनी है? 130 है। स्कोर कितना है? 0.685 है। और भारत जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है। साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 घटक हैं जिस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। टॉप पर आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड है। अंतिम स्थान मिला है किसको? साउथ सूडान को मिला है। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। हेड कौन है? अचीम स्टेनर है। ठीक है। तो यूएनडीपी के द्वारा जारी जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स, यूएनडीपी अभी जारी किया था एसडीआई। भारत की रैंक कितनी है? 130। और फिर जारी किया है
जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स GII, भारत की रैंक कितनी है? 102 है, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? जानते हैं आप, भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई बढ़ गई है, तो बढ़ के कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। तो केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित जो लंबाई है वो 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। शिपिंग मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने भारतीय तटरेखा पर नए आंकड़े जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत की तटरेखा जो है बढ़ रही है और बढ़कर हो गई है कितना? 11,098.81 किलोमीटर। यह लगभग 47.6% का बढ़ाव यहाँ पर देखा गया है। 1970 में यह रेखा थी मात्र 7,516 किलोमीटर, अब ये बढ़ के हो गई है 11,098 किलोमीटर। कितनी बढ़ी है? 3,537 किलोमीटर तक बढ़ गई है, बहुत बड़ी बात है। भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HDR को स्टार्ट किया है? तो मालदीव के साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ये 4 से 10 मई तक किया गया था। नेक्स्ट आपका है त्रिशूरपुरम उत्सव, यह किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है, ध्यान रखना। 6-7 मई को मनाया गया था इसे वडक्कूनाथन मंदिर में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तो प्रश्न है कि देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ पर बनेगा? तो देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया गया है कहाँ पर? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है? तो क्षेत्रफल है इसका 17,000 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में 7,000 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसमें रहेगा। ध्यान रखना कि अगर प्रश्न आ गया कि देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, किन राज्यों के बीच स्थापित किया गया है? तो MP और राजस्थान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो आपको याद है ना कि जो ये पुलित्जर पुरस्कार होता है ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट को इस बार ये सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं, 12वां ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 यानी कि 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 मेजबानी कर रहा है कौन? भारत कर रहा है। 7 से 9 मई 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। तो 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था 7 से 9 मई 2025 को। नेक्स्ट है जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बन गए हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज, क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, क्रम इनका है 10वां, ठीक है। फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी का नाम क्या है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी। जर्मनी की जो संसद है उसका नाम क्या है? नाम है इसका, क्या नाम है? पढ़ो आप इसको, इसे आप बंडेस्टैग पढ़ोगे कि बुंडेस्टैग पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बताओ? जर्मनी का चांसलर बनने के लिए जो उम्र होती है मात्र 18 वर्ष होती है, जबकि भारत में अगर बात करें राज्यसभा में 30 साल की उम्र रखी गई है, लोकसभा में कितनी होती है? 25 साल की उम्र रखी गई है। अगला है कि विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर? वाशिंगटन DC में किया गया। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 आयोजन 5 से 8 मई तक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में हुआ था। थीम रही जलवायु कार्रवाई के किले, भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना। स्वामित्व योजना के बारे में भी कई बार एग्जाम में आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था? तो पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर एक योजना महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो योजना का नाम आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं। योजना का नाम है आदिशक्ति अभियान। आदिशक्ति अभियान, यह अभियान जो है नारी सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 प्रतिवर्ष मनाते हैं इसे 8 मई को। थीम है टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, बस इतना याद रखो।
थैलेसीमिया क्या है? एक वंशानुगत रोग विकार है जो शरीर की लाल रक्त कणिका और हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हारोप्स, क्या नाम है, हारोप्स ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तो लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना ने हारोप्स नामक ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये जो हारोप्स ड्रोन है ये हमने बनाया है इजराइल के सहयोग से। हारोप्स ड्रोन ये ड्रोन और मिसाइल दोनों का जो है मिश्रण है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के MBT मिसाइल्स डिवीजन ने बनाया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। 3 से 6 साल के बच्चे को आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड हैं जो, तो उन्हें रोज सुबह दूध, ताजा फल और पौष्टिक फल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रतिदिन उन्हें दूध मिलेगा, ताजा फल मिलेगा और पौष्टिक फल मिलेगा। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको। उत्तर प्रदेश के 43 जिलों की 264 टेक होम राशन यूनिट परियोजना के लिए उन्हें राशन भी दिया जाता है। हाल ही में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार दिया गया? तो सोनू सूद को दिया गया था, ध्यान देना। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने गए हैं कौन? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ठीक है। इनका नाम क्या होगा? तो ध्यान देना, उन्होंने अपना नाम रखा है पोप लियो 14 और ये 267वें पोप हैं, ये भी आप याद रखना। रेड क्रॉस दिवस होता है प्रतिवर्ष 8 मई को होता है। 8 मई को ही रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूटेंट की जयंती होती है, जिन्हें पहली बार 1948 में मनाया गया था। थीम है मानवता को जीवित रखना, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट ब्रह्मोस मिसाइल से लैस INS तमाल कौन सा देश बनाकर देगा? तो ध्यान देना कि उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस INS तमाल को कौन बना के देगा भारत को? तो रूस देगा। बस इतना याद रखो कि INS तमाल को कौन बना रहा है? रूस बना रहा है, भारत को देगा बना के। इसके पहले एक इसी श्रेणी का INS तुसील ये भारत को प्राप्त हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को हुई थी, ध्यान देना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया है 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ध्यान देना कि स्टार्टअप के लिए जो ऋण मिलता था पहले 10 करोड़ का, वो बढ़ाकर कर दिया गया है 20 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। स्टार्टअप के लिए अधिक से अधिक फंडिंग की सुविधा प्रदान करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? 2016 में, 16 जनवरी के दिन। अगला क्वेश्चन है 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ला प्रेंस नामक अखबार को। निकारागुआ नाराज हो गया था इसी से। अब जो ये ला प्रेंस अखबार है ये निकारागुआ से ही प्रकाशित होता था। तो निकारागुआ सरकार की जो योजनाएं थी उसकी आलोचना करने के कारण और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ये यूनेस्को का गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया था ला प्रेंस अखबार को। लेकिन अब क्या है, नतीजा ये हुआ कि अब निकारागुआ ने यूनेस्को को छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही जन सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो जन सुरक्षा योजना, इस योजना में 3 योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरी है अटल पेंशन योजना। तो यह 2015 में तीनों योजनाएं 9 मई के दिन स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सारे टेस्ट चुनिंदा हैं और जो मेन PDF है उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर डेमो की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कंप्लीट PDF ले सकते हैं जिसमें आपको जनवरी से लेकर 30 जून तक का सारा करंट मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत ही सुव्यवस्थित। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, कब? 10 मई को मनाया गया। आपको पता है ना कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार मनाते हैं, मई में और अक्टूबर में। 2025 में इसे मनाएंगे 10 मई को जो कि हो चुका, अब अक्टूबर में मनाएंगे 11 अक्टूबर को। थीम है शेयर्ड स्पेसीज
क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाना जो अलग अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है? तो वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा दिल्ली में, क्लाउड सीडिंग की जाएगी आईआईटी कानपुर के थ्रू। ठीक है, आईआईटी कानपुर इसमें मदद करे। कई बार पूछ लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग में कौन सी गैस जो है छिड़काव में लाई जाती है, तो ध्यान देना कि बारिश लाने या मौसम को बदलने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है, ये जो होता है क्लाउड सीडिंग के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा प्रोग्राम को स्टार्ट किया है? भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 साल का गोल्डन वीजा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वियतनाम के द्वारा। इसी तरह से भारतीयों के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी गोल्डन वीजा लॉन्च किया था और अब वियतनाम ने भी लॉन्च कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है कौन? भारत। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है भारत, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा भारत हो गया है। ऑपरेशन संकल्प क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मारा था? तो ऑपरेशन संकल्प के तहत ही। ऑपरेशन संकल्प को चलाया किसने था? सीआरपीएफ ने चलाया था। ये देखो अगला क्वेश्चन, मई 2025 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक। कहाँ पर बनेगा? चौंडी में बनेगा। और आपको याद है ना कि एक आदिशक्ति नामक योजना भी शुरू की गई है देवी अहिल्याबाई होलकर की याद में। तो सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, सांगरी को जीआई टैग दिया गया है। सांगरी क्या होता है? सांगरी का संबंध राजस्थान से है और सांगरी में एक पेड़ होता है जिसका ये फल होता है। पेड़ का नाम क्या है? खेजड़ी नामक वृक्ष होता है, उसी का ये फल होता है। नेक्स्ट है आपका, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कब से कब तक? 9 से 18 मई तक। इसमें 6 टीमें हैं, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, नेपाल और श्रीलंका। पाकिस्तान को इस बार हिस्सा नहीं दिया गया क्योंकि पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन को फरवरी 2025 में फीफा ने निलंबित कर दिया है। ध्यान देना कि जो पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन है उसको फरवरी 2025 में फीफा ने निलंबित कर दिया है। ठीक है, सारी बातें याद रहेंगी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। पहली बार 1999 में मनाया गया था। 11 मई 1998 को अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। कहाँ पर? पोखरण में। थीम क्या है? यंत्र। यंत्र ये इसकी थीम है। हालांकि पूरा थीम है यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ पर खोला गया है? ये देखो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये जो भूतापीय कुएं होते हैं ना, इनके बारे में तो आप जान लो। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं है जो कि अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है या खोदा गया है, भूतापीय उत्पादन कुआं। तो इसमें क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिमी कामेंग जिला है वहीं पर इसे खोदा गया है सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज के द्वारा। यह भूतापीय उत्पादन कुआं भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ये कुएं जमीन के अंदर गहराई में खोदे जाते हैं और फिर इनमें से गर्म पानी या भाप को कुओं के माध्यम से सतह पर लाया जाता है और फिर यहीं से इसको बिजली उत्पादन या अन्य तापीय अनुप्रयोग जहां पर भी इसकी आवश्यकता होती है वो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को कह दिया था T20 नहीं खेलेंगे और अब इन्होंने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया है। तो विराट कोहली के बारे में जो इनको पुरस्कार मिले हैं वो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। विराट कोहली को पद्मश्री मिला था 2017 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2018 में, अर्जुन पुरस्कार मिला था 2013 में, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली थी 2018 में और विराट ने अपना जो पहला टेस्ट खेला था 2011 में खेला था। कहाँ पर?
जमैका में खेला था। पिछले साल 2024 में भारत ने 9वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा होगी दिल्ली। याद रखना इसको, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा भारत की कौन सी होगी? दिल्ली होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है, तो प्रश्न है यहाँ पर कि 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे। थीम है 2025 में हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब याद रखना आप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लेजिस्लेचर सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस सूर्यकांत को। जस्टिस सूर्यकांत ने किसका स्थान लिया है? जस्टिस BR गवई का। वर्तमान में हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो जस्टिस BR गवई ही बन गए हैं। तो नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है। नालसा एक संवैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस संस्था का हेड CJI होता है और इस संस्था का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सबसे बड़ा जज होता है। ठीक है, बातें याद रखना नालसा के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कहां पर ऑपरेशन कैलर को शुरू किया गया था? तो कश्मीर में। ऑपरेशन कैलर क्या है ये जरूर याद रखना, एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कैलर। तो 13 मई को भारतीय सेना ने दक्षिण कश्मीर के शोपिया में केल्लर के घने जंगलों में एक उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन केल्लर को क्षेत्र में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के छिपे होने की रिपोर्ट मिलने के बाद स्टार्ट किया गया था। ये अगला देखिए, 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 यानी कि वर्जन 2 किसने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI ने लॉन्च किया है बुलबुल V2 को। इसका काम क्या है? ये 11 भारतीय भाषाओं को नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच में बदल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मई 2025 में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कहां पर? अफगानिस्तान में। और एशियाई फसल का पहला पैन जीनोम बनाया गया है। तो एशियाई फसल का जो पहला पैन जीनोम बना है, किस फसल का बना है? चावल का बना है। पैन जीनोम क्या होता है? पैन जीनोम जैसा कि आप जानते हैं कि एक फसल की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो उनका जो जीनोम होता है वो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सारी जो प्रजातियां होती हैं, जो सारे प्रकार होते हैं सेम फसल के, उनका गहन अध्ययन करके एक पैन जीनोम उनका तैयार किया जाता है। ठीक है, किस देश ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा कर दी है? अभी मैंने आपको बताया था कि निकारागुआ ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा कर दी है, क्योंकि निकारागुआ का एक पेपर है जिसको यूनेस्को ने स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक पुरस्कार दे दिया था, और बस इसी बात से निकारागुआ जो था वो नाराज हो गया था। डॉक्टर सुभद्रा अयप्पन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह ध्यान देना, डॉक्टर सुभद्रा अयप्पन ये ICAR के पूर्व प्रमुख थे और संदिग्ध अवस्था में इनकी डेथ हो गई है। वर्तमान में ICAR के जो अध्यक्ष हैं कौन है? मांगीलाल जाट हैं, ध्यान देना इसको भी। और लोक लेखा समिति यानी कि PAC के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। इसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच करना। और ये भी ध्यान देना कि लोक लेखा समिति PAC में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य। 15 लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है कौन? इंदौर। इंदौर के बाद दूसरा बन गया है भोपाल। दोनों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए तस्वीर, मई 2025 में UPSC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डॉक्टर अजय कुमार बन गए हैं। मई 2025 में UPSC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डॉक्टर अजय कुमार बन गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रीति सूदन का स्थान लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा GST राजस्व संग्रह वाला राज्य बन गया है कौन सा? महाराष्ट्र। टॉप पर है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है GST संग्रह में कौन सा है? 5वां है। 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया कहां पर? गोवा में, 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वर्ष 2025 में
भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया था यहाँ पर पोर्टर। चौथा बन गया है ड्रूल्स नाम है, ठीक है, ये भी याद रखना। और देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट ये कहाँ पर स्थापित होगा, तो उत्तर प्रदेश में। ये देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट है जो कि यूपी में स्थापित होगा। साणंद गुजरात, साणंद में तो 3 स्थापित हो चुके हैं। साणंद में 3 कौन कौन से हैं, एक को बनाया था अमेरिका कंपनी माइक्रॉन के द्वारा, दूसरा बना है जापान की रेनेसास कंपनी और थाईलैंड की स्टार्स कंपनी, तीसरी है भारतीय कंपनी केनेस सेमिकॉन के द्वारा। तो 3 तो गुजरात में हो गए। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर धोलेरा गुजरात में भी एक है, ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर। साणंद के बाद आप देख रहे हैं चौथा भी गुजरात में है। पांचवा जो है यह मोरीगांव असम में है, टाटा ने इसे बनाया है। तो इसे आप याद रखना, छठा बन रहा है कहाँ पर, यूपी में बन रहा है। हाल ही में किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को जीता है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता है ब्राजील की मारियांगेला हुंगरिया ने। मारियांगेला हुंगरिया ब्राजील की हैं, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। और ध्यान देना कि ये जो पुरस्कार है ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हुंगरिया को दिया गया है। इस शोध से ब्राजील में सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। इन्होंने एक शोध किया था सोयाबीन के ऊपर, जिसके बाद उत्पादन जो है बहुत बढ़ गया और ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बन गया है। तो सोयाबीन उत्पादन में भारत में कौन सा स्टेट पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश, और दुनिया में ब्राजील। वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना कब हुई थी, 1986 में, 1986 में। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया, 16 मई को मनाया गया, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मेन है मैं आपको बताता हूँ। भारत के 52 CGI कौन बने हैं, BR गमी बन गए, ये भी मैंने आपको बताया था। तो शेष जो है वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटे का वीडियो ये हो चुका है, तो वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। बाकी के जो प्रश्न हैं वो अगले 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।